सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा रचित कहानी ख्वाहिशें। रसीदन बुआ आ गई, रसीदन बुआ आ गई कहते हुए मारिया और तरन्नुम घर के मुख्य गेट से अंदर की ओर भागी। घर में उनकी अम्मी फहमीदा रसोई में व्यस्त थी। लड़कियों के तेज स्वर सुनकर डांटते हुए बोली, अरे कमबख्तों, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? मारिया और तरन्नुम ने चहकते हुए बताया कि रसीदन बुआ आ गई हैं। अभी वह अपनी अम्मी को इतना ही बता पाई थी कि रसीदन बुआ घर के आंगन का दालान पार करके सीधे उनके घर के आंगन में दाखिल हो चुकी थी। उनके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की मालाएं तथा कंधे पर कपड़े का एक थैला लटक रहा था। मारिया और तरन्नुम जानती थीं कि उस थैले में डब्बे वाली सुंदर सुंदर चूड़ियां, कड़े, नेल पॉलिश, कान के बुंदे, झुमके आदि होंगे जिन्हें रसीदन बुआ नए फैशन का बताती हैं। वो होते भी सुंदर हैं। आंगन में आकर रसीदन बुआ दीवार से सटाकर रखे चौड़े तख्त पर बैठ गईं। चूड़ियों के मल्हार और कंधे पर टंगा थैला तख्त पर एक किनारे रख दिया। सामने रसोई से बाहर आती फहमीदा को उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ माथे तक ले जाकर सलाम बोला। प्रत्युत्तर में फहमीदा ने भी मुस्कुराते हुए सलाम कहा। फहमीदा उसी तख्त पर आकर रसीदन बुआ के पास बैठ गईं। फहमीदा तथा रसीदा ने एक दूसरे का हाल पूछते हुए आपस में बातें करने लगी। रसीदन का फहमीदा के परिवार से न कोई सगे संबंधी का रिश्ता है, न खून का नाता है तो सिर्फ प्यार का, मोहब्बत का एक अनाम सा रिश्ता। रसीदन फहमीदा के पति हलीम मियाँ को अपना भाई मानती हैं तथा हलीम मियाँ की पत्नी फहमीदा और उनके 5 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं, से अत्यंत अपनापा रखती हैं। रसीदन मनहारन हैं। वह इस कस्बे में घरों में जा जाकर लड़कियों, महिलाओं को चूड़ियां पहनाने का काम करती हैं। चूड़ियों के साथ कपड़े के थैले में श्रृंगार की छोटी मोटी वस्तुएं भी रखकर कंधे पर लटका लेती हैं। उनको तमाम घरों से चूड़ियां पहनाने का बुलावा आता रहता है। यही उनके जीवन यापन का जरिया है। सहालक के दिनों में शादी ब्याह वाले घरों से उनके लिए विशेष बुलावा आता है। उन दिनों के लिए वह कुछ अच्छी और महंगी चूड़ियां भी अपने साथ रखती हैं। उन दिनों वह कुछ ज्यादा ही मशरूफ हो जाती हैं। शादियों में पैसे वाले बड़े घरों से उन्हें चूड़ियों की मुंह मांगी कीमत के साथ ही कपड़े, लत्ते और खाने पीने की अनेक वस्तुएं भी मिलती हैं। रसीदन बुआ हैं भी तो हंसमुख और सरल स्वभाव की। लंबी, पतली, सुंदर नाक नक्श और दपदप करते गौर वर्ण वाली रसीदन बुआ की उम्र 40-45 के आसपास होगी। आंखों में काजल, लंबे बालों का जूड़ा और सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर वह किसी नव यौवना सी आकर्षक लगती हैं। पान खाने की शौकीन रसीदन बुआ जब मुंह में पान दबाकर हंसती हैं तो उनकी हंसी देखने लायक होती है। रसीदन बुआ ने फहमीदा से बातें करते हुए घर में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। वह जानती हैं कि उनके मुंह बोले भाई हलीम मियाँ इस समय ड्यूटी पर गए होंगे। वह पुलिस चौकी में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके 5 बच्चों में सबसे बड़े लड़के बिलावल की शादी हो चुकी है। वह अपनी बीवी हसीन जहां और 3 वर्षीय बेटे उमर के साथ अलग रहता है। विवाह के लगभग 1 साल के अंदर ही वह घर में होने वाली खटपट से आजिज होकर अलग हो गया था। रसीदन बुआ के हिसाब से कमी उसकी बहू में थी। उनके भाई का परिवार तो सभ्य और शालीन है। 2 अन्य बेटे इमरान और फिरोज भी तालीम पूरी करके कम तनख्वाह में ही सही प्राइवेट नौकरी में लग गए हैं। दोनों छोटी बेटियां साजिया और तरन्नुम कॉलेज में बीए के पहले साल की पढ़ाई कर रही हैं। रसीदन बुआ के हिसाब से ये दोनों विवाह के योग्य हो चुकी हैं। हालांकि लड़के इन दोनों लड़कियों से बड़े हैं, किंतु वह कहती हैं कि लड़कों से पहले इन लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। उनकी इस बात से फहमीदा और हलीम मियाँ भी सहमत हैं और वो इनकी शादी के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं। फहमीदा बताती हैं कि हलीम मियाँ की नौकरी के 4 वर्ष ही शेष हैं। रसीदन बुआ की इच्छा है कि उनकी नौकरी में रहते हुए ही लड़कियों का ब्याह हो जाए तो अच्छा है। रसीदन बुआ तख्त पर बैठकर हाथ के पंखे से अपने चेहरे पर हवा करने लगी। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बाहर तो जैसे लू सी चल रही है। साजिया और तरन्नुम भी तख्त के एक कोने में आकर बैठ जाती हैं।
वह तख्त पर रखी चूड़ियों को छू छू कर देखने लगती हैं। ऐसा करते समय उनके चेहरे पर नारी सुलभ प्रसन्नता फैल जाती है। वह जानती हैं कि अम्मी और रसीदन बुआ उन्हें ज्यादा श्रृंगार नहीं करने देती, फिर भी रसीदन बुआ कभी कभी नए फैशन के कड़े चूड़ियाँ उनके लिए भी ला देती हैं। उन्हें चूड़ियों को छूते देखकर वह बोल पड़ी, चलो हटो लड़कियों, यह औरतों के पहनने की चूड़ियां हैं जो कलाइयों में भरकर पहनी जाती हैं, तुम्हारे काम की नहीं है। यह कहते हुए थैले से निकालकर कागज में लिपटी जलेबियां उनकी ओर बढ़ा देती हैं। साजिया ने जलेबियां ले ली। वे जानती हैं कि रसीदन बुआ जब भी आती हैं बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाती हैं। रसीदन बुआ पुनः साजिया और तरन्नुम की तरफ मुखातिब होकर बोली, 12:30 बज गए हैं, तुम लोगों ने कुछ खाना पीना बनाया है कि नहीं, या यूं ही घूम रही हो? साजिया और तरन्नुम एक साथ बोल पड़ी, खाना तो सुबह ही बना लिया था हमने, अब्बू तो सुबह ही खाना खाकर ऑफिस जाते हैं, अभी हम आपके लिए खाना लाते हैं बुआ। फहमीदा जानती हैं कि रसीदन चूड़ियां बेचने सुबह ही घर से निकली होंगी। गर्मियों के दिन हैं, आज इसी मोहल्ले में चूड़ियां पहनाई होंगी। जब भी वह इस मोहल्ले में फेरी लगाती हैं, हलीम मियाँ के घर पर ही दोपहर का खाना खाकर आराम करती हैं और शाम होने के बाद ही घर जाती हैं। साजिया उनके लिए लोटे में पानी और तरन्नुम रसोई से थाली में खाना लेकर आई। तख्त पर थाली रखते हुए वह बोली, बुआ खाना खा लीजिए। रसीदन ने खाने पर एक निगाह डाली और लोटा लेकर आंगन के एक किनारे हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। चावल, दाल, रोटियां और पालक की सब्जी सब कुछ एक बड़ी सी थाली में करीने से लगा था। रसीदन बुआ ने खाना खाने के साथ ही पालक की सब्जी की प्रशंसा भी की। खाना खाने के उपरांत चूड़ियों की माला को आंगन के एक कोने में सुरक्षित रखकर वह उसी तख्त पर तकिया लगाकर लेट गई। फहमीदा भी तख्त के पास ही प्लास्टिक की कुर्सी डालकर बैठ गई। वह रसीदन से घर गृहस्थी की बातें, उलझने, परेशानियां बताकर अपना हृदय हल्का कर लेना चाहती थी। वे रसीदन से बताती कि वे अपनी दोनों लड़कियों की शादी शीघ्र कर देना चाहती हैं, किंतु लड़कों के ब्याह के रिश्ते ज्यादा आने लगे हैं। वह बहुत पशोपेश में पड़ गई हैं कि लड़कियों की शादी किए बिना लड़कों का निकाह कैसे कर दें। बड़े बेटे बिलावल का ब्याह करके देख लिया, उसने इस घर से कोई रिश्ता न रखा। इनके रिटायर होने में भी कम दिन रह गए हैं। साजिया का कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो पहले उसका ब्याह कर दें। रसीदन अत्यंत अपनत्व से उनकी बातों का समर्थन करती हैं, किंतु भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। लड़की वालों के इतने रिश्ते आए और रिश्तेदारों का इतना दबाव पड़ा कि हलीम मियाँ को 1 वर्ष के अंदर ही एक लड़के का ब्याह कर देना पड़ा। बड़ी दौड़ धूप के बाद साजिया का भी निकाह हो गया। अब उनके एक पुत्र फिरोज और एक पुत्री तरन्नुम के ब्याह की जिम्मेदारी शेष रह गई थी। हलीम मियाँ के रिटायरमेंट के 1 वर्ष शेष रह गए हैं। उनकी इच्छा है कि नौकरी में रहते हुए ही तरन्नुम का ब्याह कर दें। रह जाएगा फिरोज तो उसका क्या, लड़का है, उसके ब्याह में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए तो लड़की वालों की तरफ से वैसे ही बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, किंतु तरन्नुम के लिए मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। जब तक तरन्नुम का ब्याह नहीं हो जाता उसके आगे की पढ़ाई जारी है। इस वर्ष उसका बीए पूरा होने वाला है। हलीम मियाँ भी 2 माह के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तरन्नुम घर की सबसे ज़हीन लड़की है, कितनी सादगी से रहती है। पढ़ाई के साथ ही घर के कार्यों, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि में भी वह निपुण है। वह पढ़ लिखकर शिक्षिका बनना चाहती है, इसलिए आगे वह बीटीसी का कोर्स करना चाहती है ताकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सके। बच्चों से उसे विशेष स्नेह भी है, किंतु हलीम मियाँ उसका निकाह कर हर एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। एक दिन रसीदन भी कह रही थी, सयानी लड़की को बिना ब्याहे घर में रखने से दोजख नसीब होता है। हलीम मियाँ दीनी व्यक्ति हैं, किंतु वह रूढ़िगत परंपराओं से इतर आधुनिक और तरक्की का नजरिया भी रखते हैं। वह लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, किंतु तरन्नुम के विवाह को लेकर वह भी काफी फिक्रमंद हैं। इस मसले पर वह रसीदन और फहमीदा की बातों से सहमत हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि तरन्नुम के लिए किसी पढ़े लिखे घर से अच्छा रिश्ता आ ही नहीं रहा है। वक्त अपनी रफ्तार से फिसलता जा रहा था। सब कुछ भले ही रुक जाए, किंतु समय नहीं ठहरता। कुदरत, मौसम सब अपनी तयशुदा चाल से चलते ही रहते हैं। उधर हलीम मियाँ सेवानिवृत्त हो गए
और उधर तरन्नुम ने घर वालों के सहयोग या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर बीटीसी में प्रवेश ले लिया। नाते रिश्तेदारों के दबाव के चलते हलीम मियाँ को फिरोज का भी ब्याह कर देना पड़ा। फिरोज ब्याह के बाद अपनी अम्मी अब्बू के साथ ही रहता और उनकी सेवा खिदमत भी करता। वक्त सरकता रहा, धीरे धीरे तरन्नुम की बीटीसी की शिक्षा भी पूरी हो गई थी। फिरोज भी एक पुत्री का पिता बन गया। रसीदन बुआ कभी कभी तरन्नुम के लिए कड़े, बुंदे, चूड़ियां लाकर दे देती। वह जानती थी कि तरन्नुम यह सब लेने बाजार नहीं जाएगी। तरन्नुम भी श्रृंगार की ये सब चीजें बड़े शौक से पहनने लगी थी। किसी अनजाने शख्स के लिए सुंदर दिखने का अरमान उसने सबसे छुपाकर अपने हृदय में पाल रखा था। कभी कभी कढ़ाईदार जरी गोटे वाले सलवार कुर्ते भी पहनती। आर्थिक मजबूरियां उसे ज्यादा फैशन परस्त कपड़े और गहने पहनने की इजाजत नहीं देती थी। वो तो बुआ लाकर दे देती हैं तो पहन लेती है। हम उम्र लड़कियों की तरह कभी कभी सज भी लेती है। बीटीसी कर लेने के बाद वह घर पर ही रहती है। अम्मी अब्बू और उसकी भी यही इच्छा है कि अब वह नौकरी के लिए कोशिश करे। एक दिन रसीदन बुआ के साथ उनकी छोटी बहन भी हलीम मियाँ के घर आई। वह बहुत दिनों क्या वर्षों बाद आई हैं। तरन्नुम को याद है जब वह छोटी सी थी तब वह एक बार आई थी, उसके बाद अब आई हैं। कहते हैं मुंबई में वह अपने शौहर के साथ रहती हैं। भला की खूबसूरत हैं वो, रसीदन बुआ से भी सुंदर, किसी नवाबजादी राजकुमारी या सौंदर्य की देवी सी। न क्रीम, न पाउडर, न कोई साज श्रृंगार, फिर भी दपदप करता उनका रूप सौंदर्य। तरन्नुम तो उन्हें बस देखती ही रह गई। उनका उठना बैठना, अपनत्व से सबसे बोलना तरन्नुम को आकृष्ट करता रहा। उनका नाम जैबुन्निशा है। रसीदन बुआ उन्हें जैबुन कहकर पुकारती हैं। लोग कहते हैं उनका ब्याह अच्छे घर में नहीं हुआ था। उनका शौहर जाहिल और शराबी था। वह उनकी काबिलियत और सुंदरता से ईर्ष्या करता था। शक कर करके और तरह तरह के लांछन लगा लगा कर उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। तंग आकर जैबुन्निशा मुंबई चली गई, वहीं बस गई। लोग उनके बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं। लोगों का क्या, तरन्नुम उनके बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर डर जाती है। उसे जैबुन बुआ से सहानुभूति और समाज से डर लगने लगता है। कुछ दिनों तक रसीदन बुआ के पास रहने के बाद जैबुन बुआ वापस मुंबई चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। तरन्नुम शिक्षिका की नौकरी के लिए तेजी से कोशिशें करने लगी। रसीदन बुआ भी आती रहती। ईद का चांद भी साल दर साल निकलता रहा, पूरी कायनात पर खुशियों की वर्षा करता और चला जाता। परंतु तरन्नुम के जीवन में खास बदलाव नहीं आ पा रहा था। सिर्फ एक बदलाव यही आया कि उसके प्रयत्नों के कारण एक प्राथमिक विद्यालय में उसे शिक्षिका की नौकरी मिल गई थी। जीवन में फैलते जा रहे अकेलेपन से निकलकर वह कुछ व्यस्त होने लगी। ऊपर वाले को तरन्नुम की यह खुशी भरी व्यस्तता रास नहीं आई। एक दिन हलीम मियाँ अचानक चल बसे। घर में आए इस तूफान का सबसे ज्यादा असर तरन्नुम और उसकी अम्मी पर पड़ा। तूफान उनका सब कुछ बहा कर ले गया। तरन्नुम अधिकतर खामोश रहने लगी। खामोशी से विद्यालय जाती, शेष समय घर के कार्य करती। फिरोज की पत्नी अपने बच्चों में लगी रहती। उसकी 2 लड़कियां और पुत्र हो गए थे। फहमीदा बेगम अब दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। उम्र से ज्यादा वो फिक्र से बीमार रहने लगी थी। तरन्नुम की फिक्र उन्हें बेहाल किए जा रही थी। उसके सभी भाई अपनी घर गृहस्थी में मशरूफ हो गए थे। तरन्नुम के ब्याह की तरफ से बेपरवाह। फिरोज भी अपने 4 बच्चों, इस महंगाई और प्राइवेट नौकरी के साथ अपनी गृहस्थी को किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहा था। हलीम मियाँ के पेंशन के पैसे फहमीदा की दवाइयों पर ज्यादा खर्च होते, घर में कम। शुक्र है ऊपर वाले का कि तरन्नुम भी अपनी तनख्वाह के पैसे घर लाने लगी है। पूरे के पूरे पैसे वह घर की जरूरतों पर खर्च कर देती है। फिरोज की बीवी, जो पहले तरन्नुम को देखकर मुंह बनाए रहती थी, अब उससे हंस बोल लेती है। फिरोज की नौकरी के पैसों से उसके घर का खर्च पूरा नहीं पड़ता। वह तरन्नुम के पैसों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती है और यही कारण है कि अब वह तरन्नुम से अच्छा व्यवहार करने लगी है। दुनिया के इन जंजालों को झेलते झेलते एक दिन फहमीदा इन जंजालों से दूर चली गई। तरन्नुम फिरोज की गृहस्थी की गाड़ी के आवश्यक पुर्जे के रूप में फिट होने लगी। फहमीदा के न रहने पर उसके ब्याह की रही सही चर्चा भी खत्म हो गई।
प्रतिवर्ष की भांति आज फिर चांद रात आई है। कल सारी दुनिया ईद मनाएगी। घर में सबके लिए नए कपड़े, गहने, अनेक पकवान बने हैं। तरन्नुम ईद के चांद का दीदार करने के बाद छत पर ही बैठी है। नए कपड़े तो उसके लिए भी बने। वह किसके लिए नए कपड़े पहनेगी? कौन देखेगा कि ये कपड़े उसके ऊपर जंच रहे हैं या नहीं? श्रृंगार किए हुए तो उसे अरसा हो गया। बचपन में रसीदन बुआ की लाई चूड़ियां, बुंदे, झुमके देखकर उसने भी छुप छुप कर अरमान सजाए थे। किंतु इस समय उसके हृदय के इस वीरानेपन को कोई नहीं समझ सकता। ईद का यह चांद भी नहीं, तभी तो हर साल निकलता है ये। ईद के दिन रसीदन बुआ भी आई हैं। उनके लिए इस घर में कुछ नहीं रखा है, किंतु उन्हें इस घर की आदत सी पड़ गई है। बुआ भी उम्र की दहलीजों पर पांव रखते रखते वृद्धावस्था के पड़ाव पर आ पहुंची हैं। तरन्नुम रातों को रोती है चुपचाप। सुबह भाई की गृहस्थी में शामिल होकर हंस लेती है। आज ईद के दिन बुआ को देखकर उसे अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे। वह बुआ के गले लगकर जार जार रोती जा रही है। बुआ बखूबी समझती है तरन्नुम के रोने की वजह। वह उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरती है। तरन्नुम के साथ बुआ का चेहरा भी आंसुओं से बेतरह भीग जाता है। तरन्नुम अम्मी अब्बू की यादों में समाती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।